हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, प्रमुख अनुच्छेद। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए अनुच्छेद से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी इस बुक में जितने भी अनुच्छेद दिए गए वो हम सभी के सभी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी शामिल की गई है जो कि लास्ट में आपको क्यूज़ भी देखने को मिलेगा इसी टॉपिक से, यानी कि अनुच्छेद से मैं आपको क्यूज़ भी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये बिहार एसआई का घटना चक्र का जो बुक है इसमें अनुच्छेद एक दृष्टि में दिया गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं वही चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है और हमें भी वही चीज़ें पढ़ना होता है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपको बस पूरे के पूरे अनुच्छेद को रटना है, वैसे कभी नहीं एग्जाम्स के लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो बस ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद वन है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख इसमें किया गया, ठीक है। आपको पता है कि अनुच्छेद एक में भारत को क्या है कि राज्यों के संघ के रूप में उल्लेख किया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद तीन क्या कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन का उल्लेख है अनुच्छेद तीन में किया गया। जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट मैंने किया आप उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा। अगर आप पूरे डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो आप जो भी चीज़ें दी गई हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइटेड मैंने किया उसी को कवर करेंगे, बाकी को आप लाइन से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। PDF इसका टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप PDF वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में, और ये बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15 क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। और यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनटचेबिलिटी, जो कि छुआछूत जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 18 के उपाधियों का अंत, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 20 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में। 21 क्या कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी अनुच्छेद 21 में है, और 21 का क भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख लीजिए कि 21 का क इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में इसमें बात कही गई है। और 23 देख लीजिए, 23 क्या कह रहा है, 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध करना, अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है। कारखानों तथा आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो किया गया वो अनुच्छेद 24 में किया गया। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, याद रखना है। और 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में इसमें उल्लेख किया गया, तो इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 25 के बाद यहाँ पे 29 दिया गया, और 29 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसी में कही गई है। अनुच्छेद 32 तो एकदम VVI आपको पता ही होगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी को कहा जाता है, अनुच्छेद 32, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए, और 39 के क इंपॉर्टेंट है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रबंध करता है, ये VVI प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 41 आप पढ़ लीजिएगा, 44 हम देख लेते हैं। 44 क्या है, समान सिविल संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख 44 में किया गया, एकदम VVI इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरह से 45 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 45 में इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करना 45 के तहत। और 48 का क क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा हम कह सकते हैं कि वन और वन्य जीवों की रक्षा इसके अंतर्गत आता है। और 50 भी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख जो इसी में किया गया, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस भी MCQ शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अगर एक भी क्वेश्चन कम आ गया तो ये मानकर चलूँगा कि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, आप लापरवाही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है,
आर्टिकल 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है और ये वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 51 का क, ये ध्यान रखिएगा, और भाग 4 के क के अंतर्गत ये आता है। अब उसी तरह से भारत के राष्ट्रपति होंगे, 52 में कहा गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति 55 में दी गई है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की अगर हम बात करें तो 57, यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार भी, जितना मन चाहे उतना बार हो सकता है, ये बात 57 में कही गई है। राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित 58 है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान 60 में दिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो कहाँ पे, 61 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। 66 को आप पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, इसमें कहा गया। 70 दिया गया कि अन्य यहाँ पे आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। और 72 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, यानी कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो शक्ति है वो 72 के अंतर्गत है। उसी तरह से 74 भी देख लीजिए। 74 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख 74 में किया गया। और 75 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करेंगे, ये इसी में कहा गया। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो करते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 76 क्या कह रहा है। 76 भी इंपॉर्टेंट होता है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। उसी तरह से इन तीनों को भी याद रखिएगा क्योंकि 79 संसद के गठन का प्रावधान, 80 जो राज्यसभा के गठन का प्रावधान और 81 लोकसभा की गठन का प्रावधान करता है। और 83 का फर्स्ट क्या कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो ये पॉइंट तो आपको पता होनी चाहिए। 83 के फर्स्ट के तहत ये बात कही जाती है। अगला पॉइंट्स की 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की जो बात की गई है 84 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा। अगला 85 देखिए, 85 है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में जो उल्लेख किया गया वो 85 में किया गया। और 100 का फर्स्ट क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना, ये इसी के बारे में बात कही गई है, 100 का फर्स्ट। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 108 एकदम वीवीआई है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और 109 क्या कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और 111 क्या है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 112 क्या कह रहा है कि वार्षिक जो वित्तीय वितरण किया जाता है, वार्षिक बजट आपने सुना होगा, वो है 112 के तहत। अगला पॉइंट 117 है। 117 में कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये 122 में संबंध रखता है। 123 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख इसी में किया गया। ठीक है, अध्यादेश राष्ट्रपति से संबंधित जो बात कही है इसी में किया गया। चलिए 124 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख 124 में किया गया। और 129 इसी से संबंधित हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, इस तरह से। 137 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन, यानी कि खुद की जो भी उसने न्याय किया है, जो भी उसने बात कही है वो खुद का रिव्यू कर सकता है 137 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट 143 जस्ट इससे मिलता जुलता है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति इनको मिलती है, राष्ट्रपति को। 143 और ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, जैसे 137 इंपॉर्टेंट है उसी तरह से 143 भी इंपॉर्टेंट है। 148 का संबंध किसका है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से 151 तक महानियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में बात कही गई है। 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से होता है। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद इस वीडियो में कवर हम करेंगे एक भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से याद रख लेना है। 161 का संबंध ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल को जो क्षमा की शक्ति प्रदान की गई है वो है 161। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था ऊपर में कि 72 जो होता है वो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित होता है, उसी तरह से 161 राज्यपाल के क्षमा की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मामलों में, कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 164 का फर्स्ट, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे हम लोगों ने देखा था ऊपर में क्या था, ऊपर में देखा था 75 का फर्स्ट, उसमें क्या बात की गई थी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो सेम टू सेम उसी तरह से होता है 164 का फर्स्ट यहाँ पे राज्यपाल को होता है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, 165 यहाँ पे हो जाता है महाधिवक्ता। जिस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 76 देखा था, महान्यायवादी की बात की गई थी, उसी तरह से यहाँ पे 165 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्या है कि 169 क्या है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या फिर सृजन, ये ध्यान रखेंगे 169 के तहत ये आता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उनका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। 174 का संबंध राज्यपाल द्वारा होता है, तो और उसी तरह से हम लोगों ने 85 देखा था जो कि संसद के विघटन से संबंधित था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अनुच्छेद 200 क्या कहते हैं, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या फिर अनुमति रोक देना या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना, ये इसमें वर्णन किया गया। हम लोगों ने देखा था 100 का फर्स्ट क्या था, 100 का फर्स्ट देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। ठीक है, 201 देखिए क्या है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 223 इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको पता है 123 हम लोगों ने देखा था क्या था, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो जस्ट यहाँ पे अंक को चेंज किया जाता है, 213 विधानमंडल में यहाँ पे कह सकते हैं कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 213 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो बात कही जाती है 214 के तहत की जाती है। उसी तरह से यहाँ पे 215 देखिए, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा था, ऊपर हम लोगों ने देखे थे फ्रेंड्स कि 124 जो बात कही गई थी वो क्या था, 124 के अंतर्गत कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 216 में ये बात कही जाती है कि उच्च न्यायालयों का गठन, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो 216 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात 124 के तहत की जाती है। और 129 हम लोगों ने देखा था क्या कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, लेकिन 215 में ये बात उच्च न्यायालय के संबंध में की जाती है। क्लियर। 217 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बात 217 में की गई है। तो यानी 14, 15, 16, 17 इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। 226 देखिए, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति इसके अंतर्गत दी जाती है 226, यानी कि हाई कोर्ट को। 231 का संबंध आप पढ़ लेंगे कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद 231 में की जाती है। 233 क्या कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो 233 में। और 239 का क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध इसमें कही गई है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का बात कहा गया है 241 में। पंचायतों का गठन 243 के ख में बात कही गई है। बाकी आप इनको पढ़ लेंगे, 243 जो दिया गया पढ़ेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि न्यायपालिकाओं का गठन जो है वो 243 के थ में किया गया। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कि 249 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने का, राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। आपको पता है कि राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार, लेकिन 249 आर्टिकल के तहत राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में अगर बात करें तो विधि बनाने का अधिकार जो दिया गया संसद को दिया गया। ठीक है। 253 भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो की है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 263 जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 266 का संबंध संचित निधि से, 267 का संबंध आकस्मिक निधि से, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 280 भी याद रखिएगा कि वित्त आयोग से संबंधित होता है। 300 का क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो पहले संपत्ति का अधिकार होता था का मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा करके कानूनी अधिकार, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये 300 के अंतर्गत आ चुका है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 315 का संबंध संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बात कही गई है 315 में। 324 देखिए क्या कह रहा है कि निर्वाचनों के अधिरक्षण, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 में बात कही गई है। 326 क्या कह रहा है कि वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार, आपको पता है कि जो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम था इसमें क्या किया गया था कि 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया था मतदान की आयु, तो ये 326 से ही संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन 330 देखिए, 330 क्या कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण जो कि
लोकसभा में किया गया 330। और उसी तरह से 331 का संबंध किससे हुआ करता था? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 लोगों को शामिल किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, उसी के संबंध में इसमें बात कही गई थी। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 332 का संबंध किससे था? कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 330 था, 330 के तहत हम लोकसभा में देखते थे और 332 के तहत हम यहाँ पे विधानसभा में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 333 क्या है कि राज्यों में विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदायों को प्रतिनिधित्व बनाया जाता था, तो उसको भी यहाँ पे समाप्त किया जा चुका है। तो और ये 104वें संविधान संशोधन ऊपर की तरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कि अनुच्छेद 338 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। ठीक है, जाति आयोग से, जबकि 338 का फर्स्ट जो आता है वो अनुसूचित जनजाति आयोग से आता है। देख लीजिए यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि 338 का क है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से आता है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब से संबंधित 338 के क है, जबकि शेड्यूल कास्ट से 338 होता है। उसी तरह से 340 का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। 343 संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये घोषित किया गया था। 344 का संबंध राज्य भाषा आयोग से है। 350 का क इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा इसमें बात कही गई है 350 की क। 352, 356, 360 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। ठीक है, जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह में स्थिति में ऐसा होता है। 356 की बात करें तो 356 राष्ट्रपति शासन लगता है, ये ध्यान रखेंगे। और 360 का संबंध भी आप याद रखिएगा कि 360 वित्तीय आपात की बात की गई है, लेकिन अब तक कोई कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया था 368, जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने का उल्लेख देता है, शक्ति की और प्रक्रिया के बारे में बात कही गई है। और ये जो दिया गया कहाँ से? जो कि सऊदी अरब से ये बात, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये चीज़ें ग्रहण की गई है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुल जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे एग्जाम्स के ओरिएंटेड वो आपको कवर कराया जा चुका है। इससे ज़्यादा आपको अनुच्छेद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्यूज़ भी देखेंगे, तो चलिए मैं क्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। क्यूज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बात कही गई थी क्यूज़ स्टार्ट करने की किसके द्वारा, हिमांशु कुमार ने कल कमेंट्स किया था और उन्होंने कहा था कि टॉपिक्स के लास्ट में बेस्ट 10 MCQ दें, जो कि इनका एक रिक्वेस्ट था। तो इनकी बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि बिल्कुल सही है कि जो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका लास्ट में कुछ MCQ भी देखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने 10 MCQ का कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने वीडियो को कितना ध्यान से देखा है। एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, अगर आप कम करते भी तो 9 से कम तो नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अनुच्छेद 14 में बात की गई कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 का संबंध किसे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की प्रतिषेध किया गया। और 17-18 आपको पता है, 17 अनटचेबिलिटी से छुआछूत और यानी कि अस्पृश्यता का अंत, और 18 उपाधियों का अंत के बारे में बात कही गई है। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में किया गया। 18 हमने देख लिया था। 21 क्या होता है? 21 होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है तो बस वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में? जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं वो बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में होता है। चलिए हम बाकी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 44 की बात करें तो सम्मान सिविल संहिता क्या इसी के अंतर्गत आता है। और 45 भी आप ध्यान रखेंगे। 45 भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल के लिए शिक्षा का प्रावधान अनिवार्य इसी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख बताइए किस आर्टिकल में किया गया? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो ये आर्टिकल 50 में बात कही जाती है। ठीक है, 50 में। और 51 का संबंध किससे? तो 51 का संबंध होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 के क की बात करें तो मूल कर्तव्य की बात की गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों पॉइंट्स को पढ़िए अच्छे से और बताइए कि कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे गलत किया गया। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति होंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अनुच्छेद 55 में
राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में उल्लेख जो है अनुच्छेद 57 में दिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है, जिसे संसद के लोकसभा से शुरू किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट्स एक चीज़ गलत हो रहा है कि अनुच्छेद 61 तो बिल्कुल सही है, लेकिन संसद के लोकसभा से शुरू किया जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद की किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट किया जा सकता है या फिर राज्यसभा से स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। तो एक तरह से देखिए तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को थोड़ा सा के लिए मिस्टेक कर सकते हैं कि लोकसभा से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा एक अस्थायी सदन है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 83 का फर्स्ट ने कहा था कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, 80 में क्या होता है? 80 आपको पता है राज्यसभा की संरचना या फिर गठन से संबंधित है। 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है और 85 क्या है? सत्र के जो कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन एवं सृजन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 169। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 143 क्या था? 143 के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और 165 क्या है? राज्यों में महाधिवक्ता की बात की जाती है। और 155 में अंतर्गत क्या होता है? तो 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए असत्य हमें बताना है, तो 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल सही। 215 में कि उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना, ये भी बिल्कुल सही है। और 216 के उच्च न्यायालयों के गठन के संबंध में बात की गई है, यानी कि कोई भी यहाँ पे गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट वन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में तो आर्टिकल 263। ठीक है, 263 बिल्कुल सही होगा कि ये आपका संबंध है अंतर्राज्यीय परिषद से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऊपर वाले जो थोड़ा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। 266 का संबंध किससे था? 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, 280 जो कि कह सकते हैं वित्त आयोग से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 326 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 326 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि 61वें संविधान संशोधन जो किया गया था 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष आयु, तो ये वयस्क मताधिकार से संबंधित था, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक्चुअली में क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ये कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित किस अनुच्छेद में, इनका संबंध जो किस अनुच्छेद से, आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट्स करके ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की रोज़ाना एक न्यू टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।